तो आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने देश के नाम संदेश दिया। पीएम मोदी ने सियासत में भाई भतीजावाद पर जमकर प्रहार किया और साथ ही भ्रष्टाचार पर भी निशाना साधा। नारी के सम्मान पर साफ संदेश दिया कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हमें मानसिकता बदलनी होगी, महिलाओं को पूरा सम्मान देना होगा। सीएम योगी ने आज लखनऊ में तिरंगा फहराया और इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। 5 साल में हर घर रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं सीएम धामी ने भी यूनिवर्सल सिविल कोड जल्द लागू होगा, ये बात कही है। घोषणा पत्र पर काम जारी है। वहीं अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए ये पूछा कि आज लोकतंत्र कितना सुरक्षित है। बीजेपी की ओर से जाति धर्म पर राजनीति की जा रही है। इसी पर करेंगे आज महाबहस, लेकिन उससे पहले आप ये डिटेल रिपोर्ट देखिए। लाल किले से पीएम मोदी का भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद पर वार। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और इसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। पीएम के बयान पर जारी सियासी घमासान। भ्रष्टाचार मुक्त भारत और भाई भतीजावाद से मुक्त राजनीति और संस्थाओं की बात की। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का ये संबोधन देश के लिए बहुत बड़ी लकीर खींचने वाला है, देश के लिए एक मार्गदर्शन देने वाला है। बेरोजगारी पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए, चीन से सीमा की समस्या पर बात कीजिए। बात बताइए कि किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, जो आपने पहले वादा किया था 2022 में दुगनी हो जाएगी। राजनीति में जाति धर्म या धर्म जाति की राजनीति। कि 2023 के जनवरी फरवरी माह में हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के अंदर करके 10 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश की संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के नए कार्यक्रम के साथ हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार के साथ जोड़ने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हमारी डेमोक्रेसी कितनी सुरक्षित है, आज हमारे देशवासियों को इस बात की भी चिंता है कि कुछ लोग जाति को के भेदभाव को आगे रख करके धर्म में झगड़ा करा करके अपने वोटों को साधने का काम करते हैं। परिवारवाद पर शुरू हुआ सियासी संग्राम। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, यहाँ भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी तेजी से बढ़ा है, देश की अर्थव्यवस्था टूटी है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है और परिवारवादी को भी बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दूसरों की तरफ उंगली उठाती है। तो 8 साल में भ्रष्टाचार कैसे खत्म नहीं हुआ, ये प्रधानमंत्री जी को हम सवाल पूछना चाहते हैं। और परिवारवाद की अगर बादशाह करते हैं, परिवारवाद में तो सबसे ज्यादा तो उनके पास ज्यादा है। उन्होंने हमारे हाथ से ले लेके परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, उनको ही सवाल ये पूछना चाहिए। आज केंद्र सरकार संपूर्ण रूप से सभी मुद्दों पर विफल रही है और उसकी कोशिश है कि देश की जनता का ध्यान मात्र इसी प्रकार के चंद जुमले बोलकर बटाया जाए। तो आज लाल किले के प्राचीर से एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को दिया है। देश को यह बड़ा संदेश कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और विपक्ष को यह बड़ा संदेश कि परिवारवाद नहीं चलेगा। लेकिन आखिरकार ये परिवारवाद कर कौन रहा है, इसी पर करेंगे महाबहस और पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। आनंद दुबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है, अनुराग भदौरिया जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, साजन के सिंह बसपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं और साथ ही हैं मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। चर्चा को हम आगे विस्तार से करेंगे, लेकिन उससे पहले शुरुआती 30 सेकंड में आप लोग मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपका ओपनिंग रिमार्क यही होगा कि आखिर कौन कर रहा है परिवारवाद। क्या प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले के प्राचीर से यह संदेश, इसके पीछे क्या 2024 का भी संकेत छिपा है? सबसे पहले आनंद दुबे जी, 30 सेकंड। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ परिवारवाद में, प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर
प्रधानमंत्री जी ने नारी के गरिमा पर और प्रधानमंत्री जी देश को कैसे आगे बढ़ाना है, इन सभी विषयों पर उन्होंने चर्चा किया। और निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और परिवारवाद इसके केंद्र बिंदु रहे। जिस तरह से देश में अलग अलग पार्टियां आज परिवारों और खानदानों के नाम पर चल रही हैं और किस तरह से टॉप पोस्ट जो है परिवारों के नाम से रिजर्व कर दी गई है, इसको लेकर निश्चित रूप से देश में चिंता का विषय। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। अनुराग भदौरिया जी 30 सेकंड। ये भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में आई है सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार चारों तरफ देखने को मिल रहा है और परिवारवाद को बढ़ावा अगर सही मायने में कोई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। चाहे राजनाथ सिंह जी का परिवार हो, चाहे कल्याण सिंह का हो, चाहे सिंधिया फैमिली लेके आए हो। और जब जब इन्हें सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है तो परिवार इंपोर्ट भी करते हैं। जिस तरह से आपने पंजाब में सरकार बनाई थी अकाली दल के साथ, पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, आज हरियाणा में सरकार बना के चला रहे हैं। उसके पहले महाराष्ट्र में भी इन्होंने शिवसेना के साथ सरकार बनाई थी। ये इनको सत्ता जब पाना होता है तो इनको कुछ दिखाई नहीं देता, कोई परिवार नहीं। तो इसलिए भ्रष्टाचार अगर किसी पार्टी में है और भ्रष्टाचार बढ़ा है, परिवारवाद बड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अनुराग जी, 30 सेकंड पूरे, 30 सेकंड पूरे। और अब रुक करेंगे प्रियंका गुप्ता जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे बीच में है। प्रियंका जी, ये जो अदृश्य वार आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है परिवारवाद और वंशवाद को लेकर, 2024 का संदेश और संकेत इसके पीछे, 30 सेकंड। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आप देखिए कि ये पार्टी भगवान श्री राम की पूजा करती है, उन्हें मानती है, उन पर राजनीति करती है। आप बताइए वो किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के पुत्र थे। और राजा दशरथ के पुत्र होने के बावजूद उन्होंने एक भगवान जैसी छवि बनाई अपनी। तो मैं समझती हूँ कि पूरी तरह से ये तथ्य है इस देश में कि चाहे वो माता सीता हो, चाहे जनक जी हो, सबने एक परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो इस देश में परिवार की जो परिभाषा है, आपका समय फिलहाल पूरा हुआ। आगे विस्तार से आपको बात रखने का मौका मिलेगा, चर्चा में हम आपको जोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल साजन के सिंह बसपा प्रवक्ता हमारे बीच में हैं। 30 सेकंड साजन जी। लोकतंत्र में परिवारवाद की कोई जगह नहीं है। परिवारवाद की जो जड़ें हैं वो गहरी होती जा रही है दूसरी पार्टियों में। लेकिन मैं अपेक्षा करता था आस्था जी, अगर प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पर प्रवचन देने के पहले अगर खुद के पार्टी में अगर ये परिवारवाद का जो जड़ है वो खत्म करते तो ज्यादा अच्छा होता। अपेक्षा होता है कि लोकतंत्र में जो पार्टी सबसे बड़ा परिवारवाद पर कुठाराघात करती है वो कम से कम अपने भी जड़ों पे कुठाराघात करे, जो परिवारवाद का परिचय देती है। ये लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है। इस लोकतंत्र में राजतंत्र की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए परिवार पार पर कुठाराघात करना जरूरी है। लेकिन खुद पहले अपने पार्टी में परिवारवाद को खत्म करें। 30 सेकंड पूरे साजन जी आपके, लौटेंगे आपके पास विस्तार से चर्चा के लिए। लेकिन उससे पहले मनीष गुप्ता जी, आपने सबकी बातें सुनी, सबके ओपनिंग रिमार्क सुने। 30 सेकंड में आपसे जानना चाहेंगे मनीष गुप्ता जी, यहाँ परिवारवाद को लेकर जब बहस छिड़ती है तो हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा देती है। यहाँ तक की बात जो पीएम की तरफ से कही गई, विपक्षी पार्टियां भाजपा को घेरती हैं और भाजपा विपक्षी पार्टियों पर वार करती है। तो यहाँ एक सवाल इसका भी है, तेरा परिवारवाद मेरा परिवारवाद, किसका सही किसका गलत? 30 सेकंड। मैं समझता हूं परिवारवाद और भ्रष्टाचार ये दो बातें कही हैं, दोनों का लिंक जोड़ने की कोशिश की है। यानी जहां परिवारवाद है और उस परिवारवाद की वजह से भ्रष्टाचार है, और यानी आपने किसी संगठन पर केंद्र बना लिया और भ्रष्टाचार में जुट गई, और भ्रष्टाचार पर जनता को आपत्ति हो, जनता को बुरा लगे, वो इस भावना को उभारना चाहती हैं। मैं समझता हूं भ्रष्टाचार से अगर घृणा जनता को हो जाएगी तो परिवारवाद ये सब पीछे छूट जाएगा। असली टारगेट भ्रष्टाचार है। नोटों की गड्डियों से जिस तरीके से ठीक है मनीष जी, समय पूरा आगे हम चर्चा के लिए लौटे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात आपने कह दी कि प्रधानमंत्री की दोनों बातें, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, उसके बीच में एक लिंक है। मतलब यह संदेश देने की कोशिश है कि जहां परिवारवाद है वहां भ्रष्टाचार होगा ही होगा, स्वाभाविक तौर पर भ्रष्टाचार आएगा ही आएगा। और उस कल्चर को हमें, आप और आम जनता को मिलकर खत्म करना है। सामाजिक रूप से एक ऐसी मानसिकता उसके खिलाफ हमें बनानी है ताकि शर्मसार होकर वो खुद ही धीरे धीरे इसको छोड़ दे। अनुराग भदौरिया जी, अब हम विस्तार से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। वंशवाद और परिवारवाद के आरोप चुनावी मौसम से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी पर भी लगते आए हैं। और एक बार तो यह भी कहा गया यूपी चुनाव से पहले कि एक वक्त ऐसा था कि सपा सरकार में लगभग 40 लोग यादव परिवार से ही थे। देखिए, सवाल ये है कि कैसे जनता का ध्यान भटकाया जाए। इनको असली मुद्दों पे बात नहीं करनी है। देश में महंगाई और बेरोजगारी की मार है, पर इनको दिखता बस परिवार है। दाने दाने के लिए गरीब के घर हाहाकार है। अपराधियों भ्रष्टाचारों से जनता लाचार है, पर इनको दिखता सिर्फ परिवार है। महिलाओं बुजुर्गों पे अत्याचार है, पर इनको दिखता
परिवार है। कब तक मुद्दों से भटकाएंगे, कब तक जुमले चलाएंगे, कब तक देश को भरमाएंगे? सच से चेहरा मिलाइए और फिर शान से समाजवादियों की तरह तिरंगा लहराइए। आपको तिरंगा लहराने के लिए शान से रहलाने की जरूरत है, क्योंकि आपके मन में चोर रहता है। आप जब बात कर रहे हो 2014 के बाद से, जो आप 2013 में आपने बात कही थी, यही परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आप चिल्ला रहे थे काला धन वापस लेके आएंगे और यहाँ पे यूं ही 15-15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएगा। काला धन कई गुना बढ़ गया वहां पे, और 40,000 करोड़ हमारे लेके भाग और गए। वो 40 करोड़ हमारे देश के लेके भाग गए। अब आप इन सारी बातों का जवाब ले लेते हैं। सुन तो लीजिए, इन सारी बातों का जवाब ले लेते हैं। मेरी बात पूरी हो जाए। मैं सब 10 सेकंड खत्म 40,000 करोड़ लेके भाग गए, काला धन वापस आया नहीं, हमारा सफेद धन भी चला गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनके यहाँ परिवारवाद भरा पड़ा हुआ है। परिवार एक परिवार लोगे अगर नहीं बस 5 सेकंड और। इनका परिवार का आलम ये होता है, इनको जब सरकार बनानी होती है हरियाणा में तो चौटाला परिवार चाहिए, जब पीडीपी के साथ सरकार ठीक है। बात आ गई आपकी ओपनिंग रिमार्क्स में भी आपने बात कही होगी और आनंद दुबे ने ये बात सुनी भी होगी। ठीक है अनुराग जी, इन सारी बातों का जवाब ले लेते हैं। वो रिपीट कर रहे हैं, आप ये बोल चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं आप। आनंद दुबे जी आज पूरी तैयारी के साथ अनुराग भदौरिया आए हैं, पूरी कविता लिख करके लाए हैं और उन्होंने बता दिया कि परिवारवाद और वंशवाद की आड़ में। अनुराग जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आनंद दुबे जवाब देंगे। परिवारवाद और वंशवाद का सवाल आप लोग उठाते हैं लेकिन उसकी आड़ में जनता के मुद्दे दबा जाते हैं। पूरी कविता लिख करके लाए अनुराग भदौरिया आज। आनंद दुबे जी 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 देखिए, अनुराग जी कविता लिखें या शायरी करें, समाजवादी पार्टी का चाल चलन, चेहरा और चरित्र समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो जनता के सामने मैं बताता हूं। आप ये बताइए, परिवारवाद इसे कहते हैं। मुलायम सिंह एक पार्टी शुरू करते हैं और पूरी पार्टी पर पूरे परिवार का कब्जा हो जाता है। जब ये सत्ता में आते हैं तो इनके घर के चाचा, नाना, फूफा, काका, दादा, दादी, ताऊ जितने लोग हैं सब, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई जिला पंचायत सदस्य, कोई ग्राम प्रधान, मतलब जो भी पद है सब इनके परिवार में चाहिए। इसके बाद जब इससे भी मन नहीं भरता है तो बेटा पिता को धक्का मार के खुद कुर्सी पे कब्जा कर लेता है। तो इनके यहाँ तो अध्यक्ष पद पर सीधे सीधे मुलायम सिंह के खानदान का कब्जा है, अखिलेश यादव जी के परिवार का कब्जा है, यहाँ कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, 136 साल के कांग्रेस पार्टी में 52 साल कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक परिवार का अध्यक्ष था। आजादी के 74 साल के बाद से लेकर अब तक 40 साल तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा है, मतलब सिर्फ और गांधी परिवार का अध्यक्ष रहा है, जो गांधी नेहरू परिवार का अध्यक्ष है। तो ये कहते हैं, इसे कहते हैं परिवारवाद, वंशवाद, जहां आप अध्यक्ष पद के लिए सोच भी ना सके। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार का कौन सा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद या विधायक है? योगी आदित्यनाथ जी के परिवार का मुझे बताइए। और एक चीज सुन लीजिए, अभी इन्होंने कहा काला धन और इसकी बात है, इन्हें पता ही नहीं है कि मोदी सरकार ने 6,42,000 करोड़ का एनपीआर रिकवर किया है, उसमें से 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो कांग्रेस सरकार के समय के थे। और मेहुल चोकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या से 18,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। ठीक है आनंद दुबे जी, आपने सारे सवालों का जवाब दे दिया, लेकिन सवाल आपने कांग्रेस पर भी उठाया। प्रियंका गुप्ता जी, आजादी के बाद से कहा जा रहा है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा ये तय हो जाता है उसकी वंशावली से। आज भी स्थिति वही है और उस पर बड़ा प्रहार आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया है और बहुत हद तक मुमकिन है कि 2024 के चुनाव में आप लोगों को ये मुद्दा बार बार इस पर घेरा जाएगा, इस पर जवाब मांगा जाएगा। क्योंकि आज 15 जो है अगस्त का दिन था और उम्मीद थी इस देश के बेरोजगारों को कि उनके लिए कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री जी के पास होगा। वो परिवार हो गया है बेरोजगारों का। जब 22 करोड़ लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद 7 लाख लोगों को 8 साल में नौकरी मिलती है, 0.3%, तो वो बेरोजगार परिवार जो है ना, वो उम्मीद लगा के बैठता है कि शायद आज तो प्रधानमंत्री जी कुछ ना कुछ उनके लिए कोई एक अच्छी न्यूज लेकर आएंगे, पर नहीं मिलती है। छोटा व्यापारी जो खत्म होता चला जा रहा है, उसको कोई उम्मीद होती है कि शायद आज प्रधानमंत्री जी हमारे लिए प्रियंका जी परिवारवाद पर ना आपने जवाब दिया ना अनुराग भदौरिया ने जवाब दिया। आप जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उठाइए, लेकिन मेरा बस ये कहना है कि मूल सवाल पर भी जवाब दीजिए। मूल सवाल पर भी जवाब दीजिए। लगातार हार रहे हैं, यानी जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि आपके जो भी मुद्दे हैं वो हवाबाजी में है और आप
आप झूठ बोलते हैं। एक साथ मत बोलिए आप लोग, सबको बराबर समय दिया जा रहा है, एक साथ मत बोलिए, समय सबको बराबर दिया जा रहा है और अच्छा खासा दिया जा रहा है, एक साथ मत बोलिए। शांत हो जाइए अनुराग भदौरिया, आनंद दुबे और अनुराग भदौरिया, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों बात रख चुके हैं, प्रियंका गुप्ता को बात पूरी करने दीजिए। ठीक है, प्रियंका गुप्ता को बात पूरी करने दीजिए। वो वंशवाद को जवाब देना चाहती हैं, वो परिवारवाद पर बोलना चाहती हैं। बोलिए बोलिए प्रियंका जी। देश के लोगों के लिए कोई एक अच्छी न्यूज लेकर आएंगे, पर कोई एक अच्छी न्यूज नहीं लेकर आए, वो सिर्फ एक पार्टी। अच्छा, मुझे लगा आप परिवारवाद और वंशवाद पर बोलने जा रहे हैं। के लिए कुछ नहीं सोचा उन्होंने, सिर्फ एक पार्टी के लिए सोचा, एक सरकार के लिए सोचा। परिवारवाद की बात करते हैं, आपके पास परिवार नहीं है तो आप हमारी पार्टी से परिवार ले जाते हैं, ये है आपका परिवारवाद। आप बताइए कौन से भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में नहीं जाते और पार्टी में जाके धो के वो सफेद नहीं हो जाते? तो ये भ्रष्टाचार आप ऐसे मिटाएंगे? आप आते हैं एक फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन करते हैं, ठीक है प्रियंका जी, वो फ्लाईओवर धस जाता है, ये भ्रष्टाचार आपका। ठीक है, परिवारवाद का जवाब ये दिया आपने कि यदि आपका कोई परिवार नहीं है तो आप हमारे परिवार पर उंगली उठाएंगे, ये परिवारवाद का जवाब दिया आपने। ठीक है, बात आ गई आपकी। आप साजन सिंह जी, थोड़ी देर पहले, एक मिनट आनंद दुबे जी, मैं मौका दूंगी काउंटर करने का, एक बार सबकी बातें सुन लीजिए, एक बार सबकी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी सबका जवाब देने का। साजन जी, थोड़ी देर पहले आप ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहे थे हाँ बहुत खराब चीज है परिवारवाद, नहीं होना चाहिए, असली टैलेंट मर जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे थे। बसपा में नहीं है परिवारवाद? 2007 से 2012 तक जब हमारी सत्ता थी उत्तर प्रदेश में, परिवार का कौन सा व्यक्ति था, कौन सा व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था? पार्टी में बताइए अब आगे सक्सेसर कौन होने जा रहा है? जिस पार्टी में पार्टी का सक्सेसर कौन होने जा रहा है आगे? वो परिवारवाद पे लेक्चर हमें नहीं दे सकते। रही बात परिवारवाद की, परिवारवाद में अगर एक ही परिवार के सारे पदों पे कब्जा करते हैं तो अब परिवारवाद टूट रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद के अलावा जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर दिशा भटका करके लोगों का किसी मुद्दे पर केंद्रित नहीं करनी चाहिए। बेरोजगारी एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पता करके पार्टी का अगला उत्तराधिकारी कौन है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब और सारे ज्वलंत मुद्दे पे अब कमजोर साबित होते हैं। रही बात बहन जी की, तो बहन जी के पार्टी में परिवारवाद का कोई बता करके दिखा दे, कौन सा पद है, किस पद पे चुनाव लड़ करके किस पद को हमने शासकीय प्रशासन के पद लिया था? बिल्कुल नहीं। कम से कम बसपा पर आरोप लग नहीं सकता। यहाँ सिर्फ चुनाव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पार्टी आगे कौन लेकर जाएगा उसकी भी बात हो रही है, पार्टी अध्यक्ष की भी बात हो रही है। ठीक है साजन जी, हमारी पार्टी में ठीक है, बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं, लेकिन मेरे अभी तक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मनीष गुप्ता जी, बसपा बच सकती है क्या परिवारवाद के आरोप से? साजन जी कह रहे हैं कि बता दीजिए कोई इलेक्टेड मेंबर हो अगर बहन जी के परिवार से, लेकिन सभी जानते हैं कि इनके बाद उनकी पार्टी का कर्ता धर्ता कौन होने वाला है। ठीक है साजन जी। मनीष गुप्ता। प्रियंका जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवारवाद की बात नहीं कर सकते। ठीक है, बीजेपी में परिवार नहीं है, लेकिन मायावती जी के पास परिवार नहीं था तब तक तो भाई आनंद का काम चलता रहा। अब जैसे ही लगा कि आनंद का बेटा बड़ा हो गया है तो आनंद जी का बेटा यानी मायावती जी का भतीजा आ गया, तो परिवारवाद की बात तो बसपा भी ना करे पहली। लेकिन ये तो डंके की चोट पे कर रहे हैं ना। कांग्रेस ये कह रही है कि जिसका परिवार नहीं है वो परिवार की बात ना करे, बसपा कह रही है कि कोई इलेक्टेड मेंबर परिवार से नहीं है तो हम इस आरोप से बच गए। भला ये कौन सी दलील हुई? कंट्रोल तो बसपा में भी परिवार में ही है। और मैं दूसरी बात कह रह रहा हूँ, परिवार में सुन लीजिए साजन जी, सुन लीजिए। अभी देखिए, अभी जो मुद्दा है वो ये है कि कैसे किसी पार्टी का अगर केंद्र में परिवार होता है और अगर वो भ्रष्टाचार करता है तो वो ये कोशिश करता है कैसे परिवार को और भ्रष्टाचार को ग्लोरीफाई किया जाए। जब ये भ्रष्टाचार ग्लोरीफाई होता है तो ऐसे भ्रष्टाचारी नेता जिन पर जमानत पे हैं, जो जेल में हैं, जेल से बाहर आ गए, सजा पाए हुए, इनके खिलाफ भी जनता नाराज नहीं होती है, इनसे प्रसन्न रहती है, इनको ग्लोरीफाई करती है। तो जनता को यह करना है कि ऐसे भ्रष्टाचारी, करप्ट, जेल गए हुए आरोपी नेताओं के खिलाफ जनता घृणा की दृष्टि से देखे। और मोदी जी जो मैसेज देना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसे जब नेता पकड़े जाएंगे तो जनता के अंदर एक जो भय है ना कि नेता का कभी कुछ नहीं बिगड़ता, आम जनता परेशान हो सकती है,
अगर लगातार नेता जेल जाने लगे, चाहे वो संजय राउत जी का मामला हो, चाहे वो मलिक साहब का मामला हो, चाहे वो लालू जी का मामला हो, चाहे वो किसी भी नेता का मामला हो, अगर नेता जेल जाने लगेंगे, नेताओं को कड़ी सजा होने लगेगी, तो जनता भ्रष्टाचारियों से घृणा करने लगेगी और ये भ्रष्टाचारी नेता ग्लोरीफाई होने बंद हो जाएंगे। ठीक है, परिवार की वजह से भ्रष्टाचारी नेता ग्लोरीफाई होते हैं, वो पर रुकना चाहिए। ठीक है, रुक कर लेते हैं अनुराग भदौरिया का। अनुराग जी, ये वंशवाद और परिवारवाद का सवाल मैंने कांग्रेस से भी पूछा और बहुजन समाज पार्टी से भी पूछा। कांग्रेस ने तो अपनी दलील दे दी, उन्होंने कह दिया जब आपका परिवार नहीं है तो आप हमसे भी परिवार के बारे में मत पूछो, ना उंगली उठाओ। बसपा ने कह दिया इलेक्टेड मेंबर कभी कोई नहीं हुआ बहन जी के परिवार से, इसीलिए अध्यक्ष वध्यक्ष पार्टी कौन ले जाएगा, ये बेकार के सवाल है, हम पर परिवारवाद का आरोप नहीं है। लेकिन आपने अभी तक इस प्रश्न का सीधा जवाब नहीं दिया, आपकी क्या दलील है? हाँ, मैं एकदम जवाब दे रहा हूं, एकदम सुनिएगा। जनता को सिर्फ ये चाहिए कि आप जनता के भले की क्या बात कर रही है सरकार, जनता के रोजगार के बारे में सरकार क्या कर रही है। भ्रष्टाचार की बात उठाई आपने, तो मैं पूछना चाहता हूं, प्रताप सरनायक एक विधायक हैं जो एकनाथ शिंदे गुट में चले गए हैं, यही ऑस्कर वहां पे जो फडणवीस हैं वो विधानसभा विपक्ष के नेताओं के पेपर लेके खड़े थे उनका भ्रष्टाचार का। अब उस पे भ्रष्टाचार को जेल में क्यों नहीं भेज रहे हैं? अब उनके गुट में आ गए तो वो पाक साफ हो गए। तब तो आप पेपर लिए घूम रहे थे, तब तो आप विपक्ष के नेता थे, लेकिन आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। आपने महाराष्ट्र में सरकार बदली, क्या भ्रष्टाचार करके बदली? क्या आपने उसमें भ्रष्टाचार उजागर किया? मध्य प्रदेश में आपने खरीद फरोख्त करके 22, 23, 27 एमएलए इधर से उधर जो कहते हैं रिजॉर्ट कल्चर, 5 स्टार कल्चर आपने डेवलप किया। कौन था उसके फंडिंग, कौन कर रहा था, कौन पैसा दे रहा था, भ्रष्टाचार कहां था? क्या आपने उजागर किया? गोवा में आपने सरकार बनी, जोड़ तोड़ करके आपने किस तरह से खरीद फरोख्त की, क्या आपने उजागर किया? लगातार किसने व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान का नाम था, क्या आपने उजागर किया? येदियुरप्पा को क्या आपने जेल भेजा? एक नेता अभी भी इनका जेल में कोल में जब यहां बीजेपी की सरकार थी, दिलीप रे आज भी जेल के अंदर है, कोयला कांड में बीजेपी के सरकार के समय में। इनके अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पैसा लेते हुए पकड़े गए थे, क्या जेल? तो यही मैं पूछा, भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्टाचार की बात करती है, ये वो पार्टी जो 4 दिन में सड़क बनाती है और 4 दिन में वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस में भ्रष्टाचार पर तो बात करना चाहते हैं, जेल में गया कोई, लेकिन परिवारवाद पर जवाब नहीं देना चाहते। और परिवारवाद और भ्रष्टाचार कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, आप उस पर नहीं बोलना चाहते। आनंद दुबे जी, समाजवादी पार्टी से जब सवाल किया जाता है तो घूम फिरकर वो सब कुछ भाजपा पर डाल दिया जाता है कि आपकी पार्टी के अंदर भी वंशवाद है, परिवारवाद है, अपने भ्रष्टाचारी जो हैं वो आपको नजर नहीं आते, ऐसा सपा कह रही है। नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी तो बोलेगी, समाजवादी पार्टी को आदत है, जो यादव सिंह जैसे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, जवाब सुन लीजिए अनुराग जी, जो गायत्री प्रजापति जैसे बलात्कारी को और गायत्री प्रजापति जैसे भ्रष्टाचारी को मंच पर लेकर घूमते रहे, जिनके समय में नौकरियां जो है वो पैसे लेके दी जाती थी, जिनके समय में पूरा का पूरा परिवार जो है वसूली करता था, तो वो कैसे परिवारवाद में बात करेंगे? अनुराग जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनिए, आपने जो लिस्ट गिनवाई है आनंद दुबे उसका जवाब दे रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके गए थे, तब टूट गया, 4 दिन में आपका एक्सप्रेस वे ढह गया। देखिए वंशवाद से आप एक्सप्रेस वे तक पहुंच गए, आपने कुछ आरोप लगाए, उसका जवाब भी ले लीजिए। वंशवाद के सवाल पर पहले आप बेरोजगारी पर पहुंच गए, फिर आप महंगाई पर पहुंच गए, अब आप एक्सप्रेस वे पर आ गए। आप कम से कम जो आरोप लगाए उसका जवाब तो लीजिए, शांत हो जाइए अनुराग भदौरिया, जवाब लीजिए पहले। दोबारा समय मिल जाएगा आपको बोलने का, किसी को समय की कमी नहीं पड़ती इस शो पर, समय की कमी किसी को नहीं होती इस शो पर। जवाब लीजिए आनंद दुबे से, बोलिए आनंद दुबे। अरे शांत रहिए, मैं आपको जवाब देता हूँ, शांत रहिए अनुराग जी। आप इस तरह करेंगे तो फिर बाकी पैनलिस्ट भी आपके बोलने के पीछे इसी तरह बोलेंगे। मैं डेटा देने की बात करता हूँ अनुराग भदौरिया से, इनसे पूछिए कि इनकी सरकार के समय में बेरोजगारी दर क्या थी? 17.4% थी, आज कितनी है? 2.5। अच्छा, अपने लिए भी सवाल सुनिए, अपना सवाल भी सुन लीजिए, कम से कम सवाल सुन लीजिए, मुझे दोबारा बताना पड़ेगा आपको। इनके समय में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कितनी थी, आज कितनी है? इनसे पूछिए इन्होंने कितनी सरकारी नौकरी दी? सिर्फ 2,05,000, हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। नहीं, इस तरह आपस में मत लड़िए आप। नहीं, इस शो पर एक बार में एक ही व्यक्ति बोलता है, एक बार में एक ही व्यक्ति बोलता है, एक साथ इतने लोग नहीं बोलेंगे। भ्रष्टाचार के मामलों में मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, जवाब लीजिए पहले, ये तरीका ठीक नहीं है। तब तो अच्छा लगता
चलिए, बहुत अच्छा लगता। आवाज एक बार में एक ही की जाएगी, तभी बहुत अच्छा लगेगा। आनंद दुबे की आवाज जाएगी। 10 सेकंड बात पूरी कीजिए आनंद दुबे। देखिए, अनुराग भदौरिया की प्रॉब्लम यह है कि अनुराग भदौरिया और अखिलेश यादव दोनों को उत्तर प्रदेश की जनता ने, योगी आदित्यनाथ जी के शासन ने बेरोजगार कर दिया है। अब इनके पास करने धरने को कुछ बचा नहीं है। इनके भ्रष्टाचार ने, इनके परिवारवाद ने, इनकी गुंडागर्दी ने, इनकी अराजकता ने और इनके झूठे वादों ने उत्तर प्रदेश की जनता को इतना छला है कि आज ये 2014 से लेकर 2022 तक हर बार चुनाव लड़ते हैं, हर बार इनको जनता घर में बैठने का संदेश देती है। मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में इनके समय में बेरोजगारी दर 17.1% थी, हमारे समय में 2.5% है। इनके समय में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 47,000 रुपए थी, आज 94,000 रुपए है। इनके समय में उत्तर प्रदेश की जो का बजट जो 3 लाख करोड़ था, आज बढ़ के 6 लाख करोड़ हो गया है। तो ये क्या बात करेंगे? ये ना आंकड़ों पे बात कर सकते हैं, ना ही सच्चाई पर बात कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अराजकता, गुंडागर्दी, परिवारवाद और जातिवाद समाजवादी पार्टी की पहचान है। 20 रुपए में तिरंगा बेच रहे हैं। वाह रे वाह वाह वाह, ले जाओ तिरंगा, मैं फ्री में दे रहा हूँ। चाहिए खड़े होके ले जाओ, लिफ्ट मांगो, चाहिए आपके घर पहुंचा दूंगा। बताइए क्या पता है, और कितना लूट के घर बना है अनुराग भदौरिया, ये बताने की जरूरत नहीं है। जिनके पास खाने की हैसियत नहीं थी, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। मुझे सबकी हकीकत पता है। समाजवादी पार्टी में ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों प्रियंका गुप्ता से मैं सवाल कर रही हूँ अब। हाँ ठीक है, अनुराग जी बात रख ली आपने, अपनी भी बात रख ली, दूसरे पैनलिस्ट के पीछे भी आप बोल लिए। ठीक है, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। नहीं चल रहा है समाजवादी पार्टी के किसी नेता की। प्रियंका गुप्ता जी, आवाज प्रियंका गुप्ता की जाएगी अब। पीसीआर प्रियंका गुप्ता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप तक? जी बता। सवाल आपसे यही है कि परिवारवाद और वंशवाद, आपको नहीं लगता कि इसे लेकर 2024 में बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने आने जा रहा है? ये देखते हुए कि हाल के 2024 का इंतजार किसको है? हम तो आज ही इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। कितने राज्यों में रह गई है, या कांग्रेस की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, अमेठी आप लोग हार गए, रायबरेली के लिए भाजपा का बड़ा क्लेम है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो वो कह रहे हैं हम 80 सीटें जीतेंगे यहां से, उसमें रायबरेली भी आती है। तो बार बार आप इसी आरोप से गिरते हैं, आपको नहीं लगता बार बार आप इससे बचते हैं तो इससे और नकारात्मक संदेश ही जाता है? देखिए, ये जो 11 लाख करोड़ माफ हुआ है ना, ये किसी परिवारवाद पार्टी ने नहीं माफ किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने माफ किया है। किसका? वो भी इनके सगे संबंधी जो होंगे उन्हीं का माफ किया होगा, क्योंकि किसान का तो ये माफ करते नहीं। आप बताइए, क्या इस देश में किसान आत्महत्या नहीं करता? क्या इस देश में भूख से मौत नहीं होती? मैंने परिवारवाद पर सवाल किया है, आप किसान और आत्महत्या पर भी पहुंच गई। ये सवाल इस देश का है। यही दिक्कत है, विपक्षी पार्टियों से जो सीधा सवाल किया जाता है उसको छोड़कर आप इर्द गिर्द जाल बुनना शुरू कर देते हैं। कि भारतीय जनता सवाल होता है ईस्ट का, आप बात करते हैं वेस्ट की, जनता सब समझती है। कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रहा होता है उनको कि आप एक ही बात से बचते हैं, एक ही बात से बचते हैं। अब भी आपने परिवारवाद पर जवाब नहीं दिया। इस देश में आज ही डिसाइड हो जाएगा कि किसकी सरकार बननी है किसकी नहीं बननी। आप बताइए कि मध्य प्रदेश में सरकार कैसे टूटी थी, गोवा में कैसे टूटी, आप बताइए ना। जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार टूटी, तो ये सरकार लोगों ने चुनी नहीं थी, ये सरकार जबरदस्ती ईडी के दम पे बनाई गई। अच्छा ठीक है, अब भी आप परिवारवाद पे नहीं बोलेंगी? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ईडी, सरकार, इसी के इर्द गिर्द आप जाल बुनेंगी। यही समाजवादी पार्टी कर रही है, यही कांग्रेस पार्टी कर रही है, यही बहुजन समाज पार्टी कर रही है। ठीक है, बात आ गई आपकी। मनीष गुप्ता, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल यही है कि क्या परिवारवाद और वंशवाद एक ऐसा ब्रह्मास्त्र प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा के हाथ लग गया है जिसकी काट या जवाब विपक्ष के पास नहीं है? लगा है, और ब्रह्मास्त्र हाथ नहीं लगा है। इस ब्रह्मास्त्र के पीछे 3 साल की कड़ी मेहनत चल रही है, जिसमें एजेंसियां, चाहे वो पुलिस हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ईडी हो या कोई और संस्था हो, ये सब काले कारनामों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, और उनके शोकॉज नोटिस भेजे जा चुके हैं। ये नेता आपको बताएंगे नहीं किस किस नेता पर कौन कौन सा शोकॉज नोटिस पहुंचा हुआ है। अब जब नोटिस का जवाब नहीं दे रही है, तो फिर जब इनको वारंट आएगा तब ये चिल्लाएंगे। तो अब मुझे लगता है मोदी जी कोई ऐसा बम फोड़ने वाले हैं अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर कि एक साथ 150 नेताओं, परिवारवादियों पर और करप्ट लोगों पर, मैं नेताओं का मतलब करप्ट नेताओं की बात कर रहा हूं, उन पर गाज गिरनी चालू हो जाएगी, और जिससे जनता में ये मैसेज जाएगा
कि कहीं ना कहीं मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ तेजाब का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब लोगों में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ जो घृणा पैदा होगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्रह्मास्त्र बनेगा। आस्था जी, आपके इस वाक्य से मैं अब सहमत हूं। दूसरी बात, जो कांग्रेस ने कही थी कि ये 1 लाख करोड़ के या लोन वेव कर दिए, माफ कर दिए, अरे बहन जी मुझे बताइए ये लोन किसके आदेश पर दिए गए थे? क्या चिदम्बरम साहब के फोन पे लोन सैंक्शन नहीं हुए करोड़ों के? अरे आपकी सरकार ने लोन देके उनसे सुविधाएं ली गई और वो भाग गए, तो दूसरी पार्टी के सर पर थोप फोड़ना चाहते हो। लेकिन आपको ये सर्च कर लेनी चाहिए कि 4 से 14 तक। देखिए अंतिम दौर में है ये डिबेट, आप कम से कम बात आने दीजिए एक दूसरे के साथ साथ। गरीबों को नहीं मिलती, गरीबों से तो सिर्फ ये भी कोई टैक्टिक्स है क्या? सवाल का जवाब ना मिले तो सब एक साथ बोलने लग जाते हैं। ये डिबेट से पहले गठबंधन है क्या कि जब सवाल आएगा तो एक साथ सब बोलेंगे? किसानों के बिजली पे टैक्स लेंगे, हर चीज पे टैक्स लेंगे आप। ठीक है, सिर्फ गरीबों से टैक्स वसूलते हैं और अमीरों के कर्जे माफ करते हैं। ठीक है, यही आरोप यूपीए सरकार पर भी लगता था, यही आरोप यूपीए सरकार पर भी लगता था। तब भी ये कहा जाता था कि क्या ये पूंजीपतियों की सरकार है। लेकिन जाते जाते साजन सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। साजन सिंह जी, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। चुनावी राजनीति में परिवार आस्था जी, चुनावी राजनीति में परिवारवाद के नाम पर एक बार तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन ये बार बार नहीं होता है कि जनता ने साबित कर दिया है। हाँ, आपको डिलीवर करना होता है, चुनाव जीत करके आपको डिलीवर करने की क्षमता नहीं है। 10 सेकंड आनंद दुबे, उसके बाद शो क्लोज करना है। 10 सेकंड आनंद दुबे, शो क्लोज करना है फिर मुझे। देखिए, मैं प्रियंका गुप्ता जी को बताना चाहता हूँ कि पहले राइट ऑफ और वेव ऑफ का अंतर समझ लीजिए। लोन राइट ऑफ किया गया, वेव ऑफ नहीं किया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें से 6 लाख 41 करोड़ रिकवर कर लिया गया है। और ये सारे चुनाव में गठबंधन हो ना हो, लेकिन डिबेट से पहले आप लोगों का पूरा टाई अप रहता है कि मूल सवाल पर इतना शोर मचाएंगे कि साफ जवाब आए ही ना। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में हमने चर्चा की बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के उस मास्टर स्ट्रोक की, परिवारवाद, जिसका जिक्र उन्होंने आज लाल किले के प्राचीर से किया। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विपक्षी पार्टियां कभी कोई स्पष्ट और सीधा जवाब नहीं दे पाई हैं और ना ही दे पाती हैं। अब देखना यह होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें भी ये मुद्दा भाजपा की तरफ से प्रमुखता से जब उठाया जाएगा तो इसकी काट क्या विपक्ष के पास होती है। महाबहस में बस इतना ही।